हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो आपका जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है उसमें से करंट अफेयर्स के 6 to 7 पार्ट्स हो चुके हैं अभी तक। जनवरी से और अब तक का जितना करंट अफेयर्स है वो करवा चुके हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करवा चुके हैं कंप्लीट। इकोनॉमी है, आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज ये लास्ट 3rd पार्ट है। और आपको वही करवाया जा रहा है यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपका सिलेबस है टू द पॉइंट, वही करवाया जा रहा है। इसके अलावा है जो अननेसेसरी का नहीं करवाया जा रहा आपको। देखिए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाती है और इन सब का पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाता है। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। और कोई क्वेरी है तो ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज़ का लिंक लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी तक भी सो रहे हैं अब जग जाइए, टाइम कम है एग्जाम में, तो आप अब सीरियसली अपना प्रिपरेशन टाइम बढ़ा दीजिए अगर आपको जॉब लगना है तो। लेट्स बिगिन। इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ये, पहले एक टर्म सुनते थे हम चर्चा में डेवलपमेंट, आजकल ज़्यादा टर्म सुनने में आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? ये एक तरीके का ही विकास है, डेवलपमेंट ही मॉडल है, लेकिन ये क्या होता है, समावेशी विकास जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास ये होता है। अब इसमें क्या होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, इसमें ऐसे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं जिसमें पॉवर्टी को भी कम किया जा सके, या यूं कहें कि इसमें जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी है, वो समान प्रदान की जाती है, जिसमें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लोगों को एम्पावर करना शामिल होता है। या सिंपल भाषा में समानता के साथ विकास, लोगों को समान अवसर मिले, इक्वलिटी हो और डेवलपमेंट हो, उसी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, या मॉल न्यूट्रिशन है उसको कैसे टैकल करना है वो हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट है। या फिर आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है, रेवेन्यू है, उसमें क्या वेलफेयर है, वो भी एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बनाना, ये सब इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया। दूसरा, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट जो स्कीम है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड अभी तक जितनी भी स्कीम है वो सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईयर वाइज कौन सी स्कीम किस ईयर में थी, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और या फिर मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, तो जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ ही है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये इंक्लूसिव ग्रोथ स्कीम है। मुद्रा की बात करें, मुद्रा स्कीम, मुद्रा क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक आपने सुना होगा। या फिर हम बात करें सेतु, सेतु क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। स्किल इंडिया की बात करें, स्किल इंडिया, या फिर जो कृषि सिंचाई योजना है, किसान कार्ड है, या फिर नैम है, नैम क्या है, नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, या इस तरीके की कई सारी स्कीम्स है, अटल पेंशन योजना होगी, या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, ये सब इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की स्कीम है। अभी इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसका क्या मापदंड है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को जो मेजर करने के लिए है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, जो ये ध्यान रखना आपको, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडेक्स है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा और टेस्ट में रेगुलर करवा रहे हैं इस तरीके के जितने भी इंडेक्स पॉसिबल हैं। HDI क्या है, HDI कैसे मेजर किया जाता है, HDI का आइडिया कहाँ से आया है? जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
इसको मेजर करने का ये आइडिया दिया था एक पाकिस्तानी ने, पाकिस्तानी था महबूब उल हक। ये महबूब उल हक ने दिया था ये आइडिया इसको HDI मेजर करने का, और ये पाकिस्तानी था महबूब उल हक, और इसको नोबेल प्राइज विनर भी है ये ध्यान रखिएगा। HDI का पूछा गया कई बार एग्जाम्स में। अब ये कौन पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? अभी देखिए हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं, ये इसी का पार्ट है HDI। इसको जो रिलीज करता है वो UNDP करता है, यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो करता है इसको रिलीज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना कब हुई है? ये एस्टेब्लिश हुआ है 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो है इसकी HDI है, ये इसकी 3 डायमेंशन और है। 3 डायमेंशन कौन सी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बर्थ के टाइम पे, एजुकेशन इंडेक्स क्या है, जो स्कूलिंग लेवल है उसमें क्या एजुकेशन इंडेक्स है, और तीसरा GNI होता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, वो इम्पोर्टेंट होता है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम जैसे मिड डे मील हो गया, ये लॉन्च किया था, या फिर 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, या मनरेगा है, भारत निर्माण कहें, ये सभी HDI में इम्प्रूव करने से रिलेटेड है। इसकी जो 3 डायमेंशन है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ जीवन, एजुकेशन और अच्छा जीवन स्तर, जिसमें क्या होता है कि लाइफ के टाइम पे जीवन प्रत्याशा क्या है, स्कूल शिक्षा है उसका एवरेज क्या है, स्कूल शिक्षा का औसत वर्ष क्या है, और स्कूली शिक्षा है उसमें जो अपेक्षित वर्ष है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जो GNI की बात कर रहा था मैं, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये था आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी ये सिलेबस में है सभी चीज़ें जो करवाए जा रहे हैं आपको। देखिए पॉवर्टी का जो डेटा है, पॉवर्टी का डाटा कौन कलेक्ट करता है? पॉवर्टी का जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन NSSO, ये हमारे यहाँ पे ये कलेक्ट करता है डेटा, उसी के बेस पे एस्टिमेट किया जाता है पॉवर्टी का। अब NSSO है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसी का काम होता है ये डेटा कलेक्शन का। पहले जो प्लानिंग कमीशन था, अभी प्लानिंग कमीशन की जगह क्या हो गया 2015 से नीति आयोग। तो ये प्लानिंग कमीशन के अंडर में काम करता था NSSO, और यही डेटा कलेक्ट करता था। अब मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि रूरल पॉवर्टी के क्या रीजन है, गांव में जो गरीबी है, ग्रामीण गरीबी, उसके क्या रीजन है, उसके जो रीजन है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिडली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक रीजन है गाँव में। लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अदर देन पुअर एग्रीकल्चर, या फिर लिटरेसी कहें, या फिर लैक ऑफ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये इसका लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, की जो गांव के लिए जो स्कीम्स आती है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ये भी एक मेन रीजन है रूरल पॉवर्टी का। देखिए 1951 में ग्रामीण जनसंख्या थी 30 करोड़, 30 करोड़ पॉपुलेशन थी रूरल पॉपुलेशन। और अभी बात करें 2022 की, तो जो रूरल पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है बढ़कर कितनी हो गई, टोटल पॉपुलेशन ये 140 करोड़ हो गई। 1951 में 30 करोड़ थी, अभी ये 140 करोड़ हो गई टोटल पॉपुलेशन है जो। अब गाँव में भी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इसी के रिजल्ट हैं ये, जिनकी वजह से चाहे फूड हो, लिविंग हो, एजुकेशन हो, या हेल्थ हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, वो प्रॉपर आप उनका है जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। इसी वजह से गांव में जो गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है। जो अर्बन पॉवर्टी है उसके क्या रीजन्स है? अर्बन पॉवर्टी में
जो अर्बन पॉवर्टी के रीजन्स है वो है, एक तो माइग्रेशन रूरल एरियाज से, गाँव में गरीबी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, तो रूरल एरियाज से अर्बन की तरफ माइग्रेशन बढ़ रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर नहीं है अर्बन में, लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी कि ये भी एक वजह है, और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी सिटीज़ में, ये भी एक वजह रही है जो पॉवर्टी रही है देश में इतने सालों में, उसके पीछे। अब देखिए शहरी गरीबी के पीछे क्या है प्रमुख कारण, जो मैंने बताया आपको, ग्रामीण शहरी प्रवास या कौशल की कमी कहें, या फिर इसको मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं, या फिर बेरोजगारी या अल्प रोजगार, ये सभी शहरों में है इसकी वजह। अब एक डेटा जो कई बार पूछ लिया जाता है, या ये कमेटियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, ये शुरू में 2400 कैलोरी रूरल में, और अर्बन में था ये 2100 कैलोरी। इसके बेस पे पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 455 तो रूरल में और 540 अर्बन में। ये प्लानिंग कमीशन ने, जो अभी नीति आयोग है, ये पुअर्टी रेशियो था इंडिया में 2004-05 का। तो 2004 और 2005 में जो गरीबी थी वो थी 27.5%। ये किसने डेटा दिया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2004-05 में जो पुअर्टी पे जो ये डेटा आया है, ये किस कमेटी की ने दिया था ये डेटा, ये पूछा जाता है कई बार। या फिर एक और जो डेटा आया था 37.2% गरीबी है, ये किसने दिया है, ये उससे भी इम्पोर्टेंट है, ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, उसने दिया था ये डेटा 2004-05 में, ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इससे पहले का जो डेटा था वो प्लानिंग कमीशन का था ये वाला, और ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अभी बात करते हैं, तो अभी प्रेजेंट में देखिए 2005 और 6 में, 2005-06 में जो टोटल पुअर्टी थी उसमें और अब में क्या है। उस टाइम पे पुअर्टी थी 55.1%, 55% लोग गरीबी रेखा में थे, और अभी का जो डेटा आया है 2022 का, 2022 के अकॉर्डिंग है ये 16.4% लोग गरीबी रेखा में हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, और ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स आया है 2022 का। इसमें बताया गया है कि इंडिया में लास्ट 15 साल में, पिछले 15 साल में जो पुअर्टी है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, मतलब गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं लोग। 55% थे 2005-06 में, अभी 16% है। ये डेटा जरूर ध्यान रखिएगा अगर और कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं तो। देख, अब इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालने के लिए, जीवन स्तर सुधारने के लिए, तो वो कौन से प्रोग्राम्स है, इसका लिस्ट मिल जाएगा। जितने भी प्रोग्राम्स चलाए गवर्नमेंट ने, जो सबसे पहले चलाया था गरीबी हटाओ, देखो ये नारा दिया था इंदिरा जी ने, और 1975 में उन्होंने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया था इसी के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम पुअर्टी को लेके। तो ये पूछा जा सकता है 20 पॉइंट प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च किया था, 1975 में, इंदिरा आवास योजना 1985 में, या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्टार्टअप स्टैंड अप, या आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वन नेशन वन कार्ड, आत्मनिर्भर भारत, ये सभी हैं जो पॉवर्टी से जुड़े हुए ही सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये यूजफुल है, आपको लगता है, तो आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लाइक नहीं करते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप चेक कीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार क्या होता है, ये उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में, एक्चुअली मार्केट में मजदूरी दर पे काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। या फिर ये जो इसकी डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती है। अमेरिका में जैसे किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है तो उसको बेरोजगार माना जाता है। हमारे यहाँ पे अगर वो काम करना चाह रहा है और उसको काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगार कहा जाता है। अब बेरोजगारी के क्या रीजन है, एक तो जो ये वृद्धि है वो धीमी गति से हो रही है रोजगार की,
और इसका जो डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है। ये सभी चीज़ें हैं जो, ये भी एक रीज़न है इसका। दूसरा, अब सबसे अभी जो सितंबर के डेटा हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो कहाँ पे है? टॉप 5 स्टेट्स के आप जरूर नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा है वो है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, अराउंड 23% के अराउंड है। इसके बाद कोई दूसरा स्टेट आता है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर है, या हरियाणा है, त्रिपुरा है और झारखंड है। ये 5 स्टेट्स के नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, त्रिपुरा और झारखंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अब एस्टिमेशन एम्प्लॉयमेंट कब से शुरू किया गया है? ये जो बेरोजगारी है इसका एस्टिमेशन लगाना शुरू किया है 1973 से शुरू किया गया है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। ये इसका एस्टिमेशन 1973 में शुरू किया था। अब 1973 में जो एस्टिमेशन शुरू किया था वो किसकी रिकमेंडेशन पे किया था? ये रिकमेंडेशन किया था बी भगवती कमेटी। बी भगवती कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये एम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन लगाना शुरू किया था। इसमें कुछ पॉइंट्स थे, उन्हीं के बेस पे उसका जो एस्टिमेशन किया जाता था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तो ये 5 स्टेट्स, दूसरा किस कमेटी ने शुरू करवाया था डेटा? बी भगवती 1973 में। और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के कौन से प्रोग्राम हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए शुरू किए गए? मिड डे मील स्कीम 1995 में शुरू किया गया था। इसके बाद में स्वधर एक 1995 में शुरू किया गया था। फिर उसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना है, पीएम जो मैत्री वंदन योजना है, या सुपोषित माँ अभियान, ये सभी अनएम्प्लॉयमेंट और इसी से रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं। ये जो मैंने बताया आपको, ये वीमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है ये जो मैंने आपको सुपोषित माँ अभियान या पीएम मैत्री वंदन योजना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट में से भी ये सब पार्ट है। वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये जो स्कीम्स है, प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, इनका डेटा, इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको अपनी ईमेल चेक कीजिएगा, उस पर सेंड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक मेन स्टे है इंडियन इकोनॉमी का, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर का। जीडीपी हो, नेशनल इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, सभी में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट रोल है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम अभी डिस्कस करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, वो किसके साथ एसोसिएटेड था? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। जब देखिए कई बार तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, लेकिन कई बार ये भी पूछा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ये ध्यान रखिएगा। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में क्या है? केमिकल, फर्टिलाइजर, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सभी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। जो बात कर रहे थे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? तो ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एग्जाम में जो पूछा जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, देखिए जो अभी का करंट का है, करंट इन द सेंस लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर का, वो तो आपको करंट अफेयर्स में करवा दिया जाता है या टेस्ट में उसके क्वेश्चन कवर करवा दिए जाते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन करवाया जाता है उसमें आपको लास्ट 1-2 ईयर पहले तक का करवाया जाता है।
तो आप ऐसा नहीं समझे कि अभी कोई गवर्नमेंट ने स्कीम की है और वो यहाँ कवर नहीं करवा रहे हैं, तो वो करंट अफेयर्स में कवर करवाते हैं। जो मेजर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है वो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनमें इनको जरूर याद कर लीजिएगा, टेबल बना लीजिए कहीं पर और इनको बार बार याद कीजिए, पूछा जाता है एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके। ब्लू रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन, इसमें क्या प्रोडक्शन होता है, फिश। या जो गोल्डन फाइबर है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है, इसमें क्या प्रोडक्शन होता है, जूट। या जो पिंक रिवॉल्यूशन है, पिंक रिवॉल्यूशन में क्या क्या प्रोडक्शन होता है, ऑनियन। या फिर जो रेड रिवॉल्यूशन है, इसमें क्या प्रोडक्शन होता है, मीट। जो वाइट रिवॉल्यूशन है, इसमें क्या प्रोडक्शन होता है, मिल्क। और जो येलो रिवॉल्यूशन है, इसमें क्या प्रोडक्शन होता है, ऑयल सीड। देखिए यहाँ से ये जो बताए हैं मैंने आपको, इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, आप ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक ट्राई कलर रिवॉल्यूशन है, वो भी खूब चर्चा में रहता है, ट्राई कलर रिवॉल्यूशन। तो डायरेक्ट कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ट्राई कलर रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, तो वो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ही है। इसमें एक था सैफरॉन रिवॉल्यूशन, जो सैफरॉन रिवॉल्यूशन है वो किससे एसोसिएटेड है, ये ट्राई कलर रिवॉल्यूशन है। इसके 3 कंपोनेंट है, सैफरन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन। सैफरन रिवॉल्यूशन है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो सैफरन रिवॉल्यूशन के बाद में जो वाइट रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, ये कैटल वेलफेयर से रिलेटेड है, कैटल वेलफेयर से। और जो ब्लू रिवॉल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, जो फिशरमैन्स वेलफेयर है उससे रिलेटेड है, फिशरमैन वेलफेयर। तो 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा आप, सैफरॉन वेलफेयर, सोलर, दूसरा वाइट रिवॉल्यूशन कैटल वेलफेयर, और तीसरा ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरमैन वेलफेयर। अब इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ट्राइकलर रिवॉल्यूशन इनमें से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर या कोई और भी एरियाज दे दिए जाएंगे आपको। दूसरा ट्राई कलर रिवॉल्यूशन के कंपोनेंट्स इनमें से कौन कौन से हैं, तो सैफरॉन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये ट्राई कलर रिवॉल्यूशन के ही कंपोनेंट हैं। या एक एक पूछा जा सकता है कि इनको मैच करवाइए, सैफरॉन रिवॉल्यूशन, और फिर सामने ये तीनों देके एक और कोई साथ में जोड़ दिया जाएगा, पिंक या रेड कोई सा रिवॉल्यूशन। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, सैफरॉन, वाइट और ब्लू रिवॉल्यूशन आर पार्ट ऑफ ट्राई कलर रिवॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, और अभी क्या इंडस्ट्री पॉलिसी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री पॉलिसी है वो कब लॉन्च की गई है। इंडस्ट्री पॉलिसी 1948, 1956, 1977 और 1980 एंड जो 1991, जब पूरी दुनिया में रिसेशन था फिर भी इंडिया ने उससे निकल गया था, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। जैसे अभी कोविड के टाइम और ये कुछ चल रहा है, उस टाइम पे 1991 में ज़्यादातर जो मेजर कंट्री है उनकी ग्रोथ रेट डाउन हो गई थी, इंडिया की अप हो गई थी, जैसे अभी हो रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है, उसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। जो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या यूं कहें कि इसने जो पब्लिक सेक्टर उसको एक स्ट्रेटेजिक एज दिया था। किस पॉलिसी ने पब्लिक सेक्टर में एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करवाया है, वो पॉलिसी थी 1956 की, और इसी को ही इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये। तो ये ध्यान रखना 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको। इसके बाद में किस पॉलिसी ने इंडियन इकोनॉमी को ओपनड अप कर दिया, एक ओपनड अप किया, किस पॉलिसी ने किया, 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसने। और इसके 3 मेन एम्स थे, इसमें क्या किया था, एक तो जो लाइसेंस राज है उसको ख़त्म कर दिया था, जो लाइसेंस परमिट राज है उसको ख़त्म कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था। पहली बार 1991 में इंडियन इकोनॉमी इंटीग्रेट हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ।
अभी जो बात होती है रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोस्ट ऑफिस बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, पता नहीं खरीदने वाले तो कौन है। लेकिन ये जो एफडीआई है, ये 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका भी हम लोग कई बार इसका क्रिटिसाइज करते हैं। ये 1991 में इस पे जो रेस्ट्रिक्शन थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, उसको रिमूव कर दिया गया था। और इसकी जो एक और सबसे बेस्ट इसका जो एम था वो था टू रिफॉर्म पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म। ये 1991 की जो पॉलिसी थी जिसने इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पीएसई। देखिए इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस कंपलसरी होता है। अब कुछ चीज़ों में है जो लाइसेंस कंपलसरी होता है इंडिविजुअल, और कुछ के लिए एरिया रिजर्व होते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। कुछ चीज़ों में इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना जरूरी होता है और कुछ में पब्लिक के लिए भी एरिया रिजर्व होते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। तो देखिए जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है इसमें क्या है, चाहे आप अल्कोहल ड्रिंक्स, टोबैको, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस या डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन हो गया, या फिर जो हैजार्डियस केमिकल है, इनके लिए जो इंडस्ट्रीज है उनको कंपलसरी होता है, इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग कंपलसरी लाइसेंसिंग, अल्कोहलिक, टोबैको, डिफेंस इक्विपमेंट, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, या फिर जो स्पेसिफिक कुछ हैजार्डियस केमिकल है उनके लिए। ये ध्यान रखना है। कुछ एरियाज रिजर्व्ड होते हैं किसके लिए, एरियाज रिजर्व्ड होते हैं किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व होते हैं ये। वो कौन से हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, जैसे एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी हो गया। दूसरा रेलवेज हो गया। ये एरियाज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। ये इनमें फर्क समझना आपको, इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर के लिए कौन से एरियाज रिजर्व है। अभी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें और पहले वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या फ़र्क है। अभी जो प्रेजेंट में पॉलिसी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए या इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो बिलो 51%, इससे कम नहीं होना चाहिए। नॉट टू ब्रिंग गवर्नमेंट स्टेक इन PSEs बिलो 51%। और अगर आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना है देन यू हैव टू अडॉप्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रूट, जैसे LIC का किया अभी। तो ये क्या था इसमें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रूट। नॉट टू प्राइवेटाइज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज एंड टू मॉडर्नाइज एंड रिवाइव सिक कंपनीज। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं आप उनको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, और मॉडर्न और जो रिवाइव या सिक कंपनीज हैं उनको भी आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। ये है। नेक्स्ट देखते हैं जो और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, महारत्ना, नवरत्न और मिनी रत्ना। ये इनमें फ़र्क देखना होगा। ये भी पब्लिक सेक्टर में ही है कि कितने महारत्न है, कितने नवरत्न कंपनी है, कितने मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। अभी की बात करते हैं 2022 में 11, 13 एंड 73 ये डेटा है। 11 महारत्ना, 13 नवरत्ना एंड 73 मिनी रत्नाज। अब महारत्ना कौन कंपनी बन सकती है, उसका स्टेटस क्या होता है, तो लगातार 3 साल तक नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़। महारत्ना स्टेटस इज ग्रांटेड टू ए कंपनी विच हैज रिकॉर्डेड मोर देन 5,000 रुपीज करोड़ ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर 3 consecutive years।
या यूं कहें कि एन एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ फॉर 3 years, और शुड हैव एन एवरेज एनुअल नेट वर्थ होना चाहिए उसका 15,000 करोड़। ये क्लियर हो गया होगा कि जिसको 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट हो लगातार 3 साल तक, या एवरेज एनुअल टर्नओवर है उसका 3 साल के लिए 25,000 करोड़ हो, या फिर एवरेज एनुअल उसकी नेट वर्थ है 15,000 करोड़ हो, 3 साल की बात हो रही है। 3 years इन सब में कॉमन है, ये ध्यान रखना है। अब जो नवरत्ना कंपनी है उसमें क्या होता है, नवरत्ना कंपनी का स्टेटस होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट रिसीव होना चाहिए, कम से कम 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिसीव हो, वो नवरत्ना कंपनी होती है। और इसमें जो मिनी रत्ना है इसमें 30 करोड़ होता है, 30 करोड़ या ज़्यादा, कम से कम एटलीस्ट 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार तो कम से कम पॉजिटिव नेटवर्थ है जो इनका 30 करोड़ हो, यही एलिजिबल होते हैं मिनी रत्ना स्टेटस के लिए। महारत्ना कब शुरू किया गया था, जो ये महारत्ना कंपनीज हैं, ये टर्म पहले नहीं थी, पहले नवरत्न तक ही था। महारत्ना शुरू किया गया था 2009 में, और उस टाइम पे 10 महारत्ना थे, 10 अभी महारत्ना थे। कौन से, जैसे महारत्ना उनमें है ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है ये, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड, BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BPCL है, भारत कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर HPCL है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, PGCIL, ये सभी महारत्नाज में है। इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, सबकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। ये जो है सेंड करवा दी जाएगी आपको। इसमें टोटल 61 कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में 61 और सेकंड कैटेगरी में 12 शामिल है। अब जो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है, इंडस्ट्रियल कमेटी। कौन कौन सी इंडस्ट्रियल कमेटी बनी है टाइम टाइम पे, जैसे हजारी कमेटी है। हजारी कमेटी किस पे बनी थी, हजारी कमेटी बनी है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे बनी है हजारी कमेटी। दूसरा जो सुबिमल दत्त कमेटी है, सुबिमल दत्त कमेटी है, ये किस पे थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए थी, लाइसेंसिंग के लिए सुबिमल दत्त कमेटी थी। या आबिद हसन कमेटी थी, आबिद हसन कमेटी किससे रिलेटेड थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड थी आबिद हसन कमेटी। जो रंगराजन कमेटी थी, सी रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन कमेटी है, ये किससे रिलेटेड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कमेटी है। और एक और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, वो है अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। ये कुछ कमेटीज हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस और डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, ये न्यू थ्रस्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये गिवन इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो मैंने आपको अभी बताया 1977 में दिया था ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट। और बाद में जो MSME एक्ट है ये कब इनेक्ट किया, MSME एक्ट इनेक्ट किया है 2006 में। अब इसका जो कंट्रीब्यूशन है GDP में 8% है, 45% इसका ऑल मैन्युफैक्चर में है और 42% है इसका एक्सपोर्ट में है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में 42% है, मैन्युफैक्चरिंग टोटल में 45% है और देश की GDP में 8% कंट्रीब्यूशन है।
और सबसे ज़्यादा जो ये है, ये किस सेक्टर में? सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। अब इनका क्या क्लासिफिकेशन है, इनकी क्या कैटेगरी है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए ये कैटेगरी क्या है और इनका टर्नओवर क्या है। जो माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर की बात कर रहे हैं, उसको माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है। दूसरा होता है माइक्रो के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल में होता है बिटवीन 5 to 75 करोड़, 5 to 75 करोड़। और एक होता है मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, इसमें होता है 75 to 250 करोड़। ये एनुअल टर्नओवर की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों का टर्नओवर का पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास बार बार चांसेस नहीं आते हैं, हमेशा वैकेंसी नहीं निकलती है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, टेस्ट सीरीज को थ्रोली फॉलो कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। और भी कोई क्वेरी है कहीं भी, किसी भी टॉपिक में, किसी यूनिट में कहीं भी कोई इश्यू आता है तो आप ज़रूर बताएं, डिस्कस कर लेंगे उसको अच्छे से। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको समझा दिया जाता है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवा दिए जाते हैं, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में दिया जाता है। तो फिर बचता नहीं है, कुछ बचता है तो रिवीजन टेस्ट भी करवाया जाता है, इसलिए परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाती है अगर आप थ्रोली टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और अब तो है जो ये इसका बुक भी अवेलेबल हो चुका है, इसका बुक भी लॉन्च किया है अभी रिसेंटली हमने यूपीएचसीएससी जनरल स्टडीज़ का, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको उस बुक को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो मटेरियल है उस बेस में सफिशिएंट है। मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मेजर इंडस्ट्रीज, पहली मेजर इंडस्ट्री इंडिया में जो शुरू हुई थी वो 1874 में शुरू हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये स्टील इंडस्ट्री में थी, शुरू हुई थी। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज में आयरन और स्टील, पहला है आयरन एंड स्टील। ये पहली आयरन और स्टील की 1874 में शुरू की थी। कहाँ पे शुरू की गई थी? ये वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में किस जगह की थी? कुल्टी में। ये पूछा जाता है कई बार। दूसरा, जो पहला लार्ज स्केल स्टील प्लांट था, ये टिस्को, ये कहाँ पे लगाया गया था? 1907 में लगाया था, ये जमशेदपुर में, जमशेदपुर में लगाया था। और इसके बाद में है जो इसको बुरनपुर में पश्चिम बंगाल में लगाया था। लेकिन पहला ये था स्टील प्लांट लार्ज स्केल में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, मेजर इंडस्ट्रीज। पहला पब्लिक ओवन्ड स्टील प्लांट कहाँ लगाया गया था? ये पूछ लिया जाता है कई बार। देखिए, पहली स्टील की इंडस्ट्री तो पश्चिम बंगाल में लगाई थी, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, उसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, और वो 1874 में लगाई थी। लेकिन पहला पब्लिक ओन्ड स्टील प्लांट ये कहाँ पे लगाया गया था? ये लगाया गया था राउरकेला में। राउरकेला में लगाया गया था ये। अभी प्रेजेंटली 2022 की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील आफ्टर चाइना। तो ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि इनमें से किस में इंडिया फर्स्ट है, या स्टील, क्रूड स्टील का जो प्रोड्यूसर है उसमें इनमें से कौन सा सेकंड है, फर्स्ट है? तो ये जो है स्टील, आयरन स्टील, इसमें जो क्रूड स्टील है इसमें इंडिया सेकंड है, और पहले पे कौन है? चाइना है। अब देखते हैं इसकी कुछ बाहर के जो कंट्रीज हैं, फ्रेंड कंट्रीज, उनकी हेल्प से भी कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। किसके असिस्टेंट से कौन सा प्लांट लगाया है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जो राउरकेला उड़ीसा में है,
उसका जर्मनी की असिस्टेंस से लगाया है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, वो रसिया के असिस्टेंस से मदद से लगाया है। दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है, ब्रिटेन की मदद से लगाया गया। बोकारो झारखंड में, रशिया की मदद से लगाया। या आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में है, वो रशिया की मदद से लगाया गया। सो ये आपको ध्यान रखना है, राउरकेला जर्मनी, भिलाई रसिया, दुर्गापुर ब्रिटेन, बोकारो रसिया, विशाखापट्टनम वो भी रशिया। 3 रशिया की मदद से लगाए हैं, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम। राउरकेला वाला जर्मनी और वेस्ट बंगाल में है जो ब्रिटेन की मदद से। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जूट इंडस्ट्री का। जूट इंडस्ट्री का पढ़ते हैं। इंडिया जूट प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे है और जूट को एक्सपोर्ट करने में पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में हम सेकंड नंबर पे हैं। एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट का एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया में भी जो टोटल जूट का प्रोडक्शन है, उसमें जो जूट इंडस्ट्रीज हैं उसका 2/3 कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। तीसरा जो देखते हैं मेजर इंडस्ट्री में, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसका जीडीपी में लगभग 4% है। जीडीपी में 4% है इसका, और 20% मैन्युफैक्चरिंग में है, जो टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग है उसमें। चौथा देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री है, पहला सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट कहाँ पे सेटअप किया गया था? सीमेंट का पहला जो सेटअप किया था 1904 में किया था। ये किया था चेन्नई में। 1904 में पहला सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट सेटअप किया था। लेकिन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सीमेंट का कब स्टार्ट हुआ? मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का स्टार्ट हुआ 1914 में। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात में कहाँ? पोरबंदर। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। कई बार पूछा जाता है फर्स्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट कहाँ सेटअप हुआ? 1904 में चेन्नई में। दूसरा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सीमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1914 में, गुजरात पोरबंदर में। अब सीमेंट में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, चाइना पहले नंबर पे है। नेक्स्ट जो देखते हैं शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री में इंडिया पूरी दुनिया में फर्स्ट पे है प्रोड्यूसर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है शुगर में। और एक्सपोर्ट की बात करें तो सेकंड नंबर पे है शुगर एक्सपोर्ट करने में। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? तो लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी सेकंड है, ये ध्यान रखना है। शुगर में हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये भी डेटा चेंज हो जाए। अब ये मेजर इंडस्ट्री है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आप यकीन मानिए पिछले 4-5 साल का ट्रेंड यही कहता है और आपका सिलेबस भी यही कहता है। दूसरा, यहाँ से एक क्वेश्चन और जो बनता है वो बनता है कि जो इंडियन इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स हैं उन पे कौन कौन सी कमेटीज बनी है। कई बार जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर हैं उन पे एक क्वेश्चन कमेटी का पूछ लिया जाता है। वो हमें ध्यान होनी चाहिए कौन कौन सी कमेटी है, और इन सब की लिस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको पूरा। पहली जो कमेटी बनी थी वो थी बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान कमेटी किससे रिलेटेड थी? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थी बिमल जालान कमेटी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी मालेगम कमेटी। मालेगम कमेटी किससे रिलेटेड थी? कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, ये इनका फंक्शनिंग क्या होगा, ये किस कमेटी ने इस पे कौन सी कमेटी बनी थी? मालेगम कमेटी बनी थी। एक बिरला कमेटी और बनी थी
बिरला कमेटी किससे जुड़ी हुई है? जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उससे रिलेटेड थी ये सारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। एक जो सबसे फेमस रही है कमेटी चर्चा में, किरीट पारेख कमेटी थी। वो थी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस है उसका क्या रेशनलाइजेशन होगा, उस पे थी ये। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है उसका रेशनलाइज क्या होगा, उस पे किरीट पारेख कमेटी बनी थी। एक और जो इंपॉर्टेंट है वो थी अभिजीत सेन कमेटी थी। ये थी होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। और इसके बाद में आपने देखा होगा कि एक टर्म 2010 के 11 के बाद से एक टर्म चर्चा में आने लगी है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए, इसके लिए कमेटी बनी थी, वो थी सारंगी कमेटी। दूसरी एक आरआरबीज, अभी आप टर्म सुनते होंगे, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो कमेटी बनी थी वो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? खन्ना कमेटी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। एक लीड बैंक स्कीम और आई है थी, उस पे दांतेवाला कमेटी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी चल रहा है मॉडर्न फाइनेंस में, ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस पे जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ा वैसे ही अभी ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस पे बनी थी गडगिल कमेटी। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, गडगिल कमेटी का, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं उन पे डिफरेंट सेक्टर्स पे ये कमेटी बनी है, जो इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर्स हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आपके सिलेबस में है। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वही पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो इकोनॉमी इतना है कि पूरे साल भर पढ़ें तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, इतना डिटेल में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था जो शुरू हुआ था 1770 में। सबसे पहले जो बैंक शुरू हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ में, और जिसने लिमिटेड लायबिलिटी के साथ में और जो मैनेज्ड था, वो पहला बैंक कौन सा था? वो था अवध कमर्शियल बैंक। एक तो पहला बैंक शुरू हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, 1770 में, लेकिन पहला बैंक विथ लिमिटेड लायबिलिटी एंड मैनेज्ड बाय एन इंडियन बोर्ड, जो इंडियन बोर्ड ने मैनेज किया था वो था 1881 में। ये इंडियन बोर्ड मैनेज नहीं करता था पहले वाले को, 1881 में, और ये था अवध कमर्शियल बैंक। और पहला जो प्योर इंडियन बैंक था, पहला जो प्योरली इंडियन था, वो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। ये प्योरली इंडियन बैंक था। तो ये तीन आपको ध्यान रखने हैं बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो नेशनलाइजेशन कब शुरू हुआ है बैंकों का? ये नेशनलाइजेशन शुरू किया था बैंकों का 1969 में, और उस टाइम पे जो 14 कमर्शियल बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन शुरू हुआ था। फिर 1980 में 6 और बैंकों का नेशनलाइज कर दिया। फिर उसके बाद में 1993 में गवर्नमेंट ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया, किसके साथ में? पंजाब नेशनल बैंक के साथ में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया। भारतीय महिला बैंक, महिलाओं के लिए जो पहला बैंक खोला गया था वो था भारतीय महिला बैंक, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? भारतीय महिला बैंक, इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली में, और ये शुरू किया गया था नवंबर 2013 में। और बाद में भारतीय महिला बैंक को 2017 में मर्ज कर दिया गया, किसके साथ में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। आईडीबीआई बैंक है, ये
जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसका पूछ लिया जाता है कई बार, क्योंकि ये इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और 2004 में आरबीआई ने क्या किया, आईडीबीआई को शेड्यूल्ड बैंक किया, डिक्लेयर किया था, इसलिए आईडीबीआई का पूछ लिया जाता है कई बार। 2019 में जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है या फिर यूनाइटेड बैंक है, इनको भी पीएनबी में मिला दिया था। तो ये देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 93 में एनबीआई पीएनबी में, फिर इसके बाद में 2019 में जो ओबीसी था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसको और जो यूनाइटेड बैंक था इन दोनों को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया। एक और जो सिंडिकेट बैंक था उसको केनरा बैंक में मर्ज कर दिया, और यूनियन बैंक को यूनियन बैंक, और जो आंध्रा बैंक था और जो कॉरपोरेशन बैंक था इनको मर्ज कर दिया गया। सिमिलरली जो इंडियन बैंक था उसको इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज कर दिया। ये सारा डिटेल्ड नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको समझाने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो आरबीआई के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। आरबीआई के बारे में जरूर पढ़ना है। ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का था हम जो कर रहे थे, इसमें कौन से बैंक को कब मर्ज किया है ये इंपॉर्टेंट है। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये 1935 में इसकी स्थापना हुई थी अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ये इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसका मेन पर्पज क्या था आरबीआई को क्रिएट करने का, इसको पर्पज था मेन जो मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करने के लिए, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा जो पूरे देश में कंट्री में क्रेडिट लाइन के लिए। एक तो मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाए और दूसरा क्रेडिट इन द कंट्री। क्रेडिट डेबिट आप सब जानते होंगे। आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ है, आरबीआई ने स्थापना 1935 में हुई, ये नेशनलाइज हुआ है 1949 में। इसके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और इसके जो पहले गवर्नर कौन थे उससे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है पहले इंडियन गवर्नर कौन थे। आरबीआई के जो पहले इंडियन गवर्नर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहले थे वो इंडियन नहीं थे, जो इंडियन गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे इसके पहले गवर्नर। सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख ये पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। आरबीआई का फंक्शनिंग क्या होता है, देखिए दो चीज़ें, पहला जो लेक्चर था इससे उसमें क्लियर कर चुका हूं मैं। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई का काम है, और फिस्कल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या वित्त मंत्रालय का काम है। वित्त मंत्रालय का काम है ये फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई का काम क्या है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ये आपको समझना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी हुई, रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पूछा जाता है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सभी का सुपरविजन और रेगुलेशन और मॉनिटर ये आरबीआई करता है। सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो डेब्ट और कैश मैनेजमेंट है उसका काम भी सेंटर और स्टेट, इनके बीच में जो डेब्ट है या जो कैश मैनेजमेंट है इसका काम भी आरबीआई करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हुआ या कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट हुआ या करंट अकाउंट मैनेजमेंट हुआ, फॉरेन, इसका भी आरबीआई करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अभी इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इनका मैनेजमेंट भी आरबीआई ही करता है। करेंसी मैनेजमेंट आरबीआई करता है। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का जो ओवरसाइट है वो भी आरबीआई करता है। डेवलपमेंट रोल, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, इनको भी आरबीआई ही का ही काम है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताया आपको, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कहीं कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। अब आरबीआई और क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई और क्रेडिट कंट्रोल क्या है,
जिसमें पहला देखते हैं हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव या डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल। तो अभी हम पहला देख रहे हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये क्या काम करता है, ये क्या कंट्रोल करता है? आरबीआई का क्रेडिट कंट्रोल मेथड है ये। इट यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड इनडायरेक्टली टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर्स। जो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, इसका जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब क्वांटिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल है ये किससे बना होता है? इसमें क्या चीज़ें होती है जो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्रेडिट का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करता है? देखिए, इसमें एक तो होता है बैंक रेट। बैंक रेट, अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई फाइनेंस करता है कमर्शियल बैंक को। बैंक रेट क्या है? जिसपे आरबीआई फाइनेंस करता है किसको? जो कमर्शियल बैंक है उनको, उसको बैंक रेट बोला जाता है। दूसरा जो इसमें है इसका क्रेडिट कंट्रोल बना होता है, किससे बना होता है? सीआरआर। एक तो बैंक रेट हो गया, दूसरा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, स्टेट और सेंटर के बीच में कैश मैनेजमेंट का भी आरबीआई करता है, वो ये मेथड है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें सीआरआर, इसमें कैश जो डिपॉजिट होता है, बैंक डिपॉजिट करवाते हैं आरबीआई के साथ विदाउट एनी फ्लोर रेट या सेलिंग रेट बोलते हैं उसको, जैसे हम बैंक रेट बोलते हैं। तो जो बैंक आरबीआई के साथ कैश डिपॉजिट करवाते हैं उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। किसी बैंक ने आरबीआई के साथ में कैश डिपॉजिट करवाया है विदाउट एनी फ्लोर रेट और सीलिंग रेट, उसको ये टर्म ध्यान रखनी है आपको, फ्लोर रेट और सेलिंग रेट। ये किससे जुड़ी हुई है? कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई में बैंक जमा करवाते हैं पैसा विदाउट एनी फ्लोर रेट और सीलिंग रेट। तीसरा जो इसमें है वो है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है? इसमें लिक्विड एसेट्स होती है, उनका रेशियो होता है। जैसे जो जितने भी कमर्शियल बैंक है उनमें क्या कैश जमा है, कितना गोल्ड जमा है और कितना गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी जमा है उनके साथ में, वो होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? ये जो लिक्विड एसेट है उनका रेशियो होता है। अब लिक्विड एसेट्स क्या है? विच ऑल कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उनके पास में, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, गोल्ड की फॉर्म में हो या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो उनके पास, उसको बोलते हैं एसएलआर। इसका एक और जो है वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जो शॉर्ट टर्म के लिए लैंड करता है बैंक्स को अगेंस्ट द सिक्योरिटीज, आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लैंड करता है बैंक्स को, और वो भी किस बेस पे? सिक्योरिटी के बेस पे। सिक्योरिटी लेता है आरबीआई कुछ भी देने से पहले बैंकों से। तो आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है रेपो रेट का, तो शॉर्ट टर्म ध्यान रखना आपको, शॉर्ट टर्म के लिए और सिक्योरिटीज के बेस पे बैंक को ये लैंड करता है। किस रेट पे करता है? वो रेपो रेट है। एक होता है रिजर्व रेपो रेट, आरआरआर। ये इस पे क्या होता है कि बैंक पार्क करते हैं शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विथ आरबीआई। बैंक है, ये वो रेट है जिसपे बैंक है जो अपना कुछ भी एक्सेस लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी चाहे वो कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ज़्यादा है, उनका एक्सेस हो रहा है, तो वो आरबीआई के पास जमा करवाते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये हमेशा 100 बेस पॉइंट होता है रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में क्या फ़र्क होता है? जो रिजर्व रेपो रेट है ये 1% कम होता है किससे? रेपो रेट से। रिजर्व रेपो रेट इज 1% लेस देन रेपो रेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो क्वालिटेटिव मेजर है ये यूज किए जाते हैं किस पर्पज के लिए? जो लोन दिया जाता है उनका मिसयूज ना हो, ये है। इसमें क्रेडिट क्या रेशियो है,
लोन का क्या कंजप्शन है, लोन का क्या रेगुलेशन है, वो इसमें देखा जाता है। उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम अभी क्रेडिट कंट्रोल से, वो है न्यू बैंक लाइसेंस। ये एक दो एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, न्यू बैंक लाइसेंस ये कब शुरू किया गया था? आरबीआई ने प्रोवाइड करवाता है फॉर ऑपरेशन टू न्यू प्राइवेट बैंक्स। जैसे आरबीआई ने ये शुरू किया 2015 में, ये प्रोवाइड करवाया न्यू बैंक लाइसेंस किसको? बंधन फाइनेंशियल सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज को। ये दो नाम ध्यान रखिएगा। न्यू बैंक लाइसेंस का पूछा जाता है 2015, ये किसको दिया था? दो थे, बंधन फाइनेंस सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये ध्यान रखना। मुद्रा बैंक की बात करते हैं। मुद्रा बैंक है ये, इसका फुल फॉर्म आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक। यह आप इसका ध्यान रखिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक। ये कब लॉन्च किया था मुद्रा बैंक? ये लॉन्च किया था 2015 में, 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक लॉन्च किया था। अब ये किसके अंडर सेटअप किया गया था? इसका जो मुद्रा बैंक है ये सेटअप किया गया था, इसका कौन देखता है? सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये सेटअप किया गया था। अब इसमें 3 लोन इंस्ट्रूमेंट है मुद्रा बैंक में। मुद्रा लोन सुना होगा आपने, एक्चुअली वो मुद्रा बैंक है। इसमें 3 लोन इंस्ट्रूमेंट है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप ध्यान रखिएगा। यह है शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु जो है इसमें लोन मिलता है अप टू 50,000 रुपीज, और जो किशोर है इसमें 50,000 टू 5 लाख, और जो तरुण है उसमें 5 लाख टू 10 लाख। अब वो और इसका बढ़ाते हैं तो अपडेट होता रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, मुद्रा बैंक का पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन किसके अंडर में सेटअप किया गया है ये मुद्रा बैंक? ये सिडबी के अंडर में सेटअप किया गया है, और ये 3 इसमें लोन इंस्ट्रूमेंट है, शिशु, किशोर और तरुण। यहाँ तरुण की जगह कुछ और देके भी आपको यूथ, यंग वगैरह आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इनकी रेंज क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक और इसी में आपको जो इम्पोर्टेंट है मुद्रा बैंक के साथ में, इंद्रधनुष स्कीम शुरू की गई थी 2015 में। ये पूछा जाता है कई बार इंद्रधनुष स्कीम का। तो इंद्रधनुष स्कीम है ये, एक्चुअली इंद्रधनुष मिशन था जिसमें बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इंद्रधनुष स्कीम किससे एसोसिएटेड है? तो ये किससे एसोसिएटेड है? इंद्रधनुष स्कीम बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसमें 7 की रिफॉर्म्स है, 7 की रिफॉर्म्स है इंद्रधनुष मिशन में। और वो क्या है? अपॉइंटमेंट हो गया, कैपिटलाइजेशन हो गया, एम्पावरमेंट, फ्रेमवर्क, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस रिफॉर्म, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बनाया है बैंक बोर्ड ब्यूरो, वो इंद्रधनुष मिशन है। उसी के जो 7 की पिलर्स है, 7 की रिफॉर्म्स है, उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन कौन है? अगर आपको पता है कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज तो टेस्ट में करवा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 50th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन सिलेबस में है। इससे इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंस कमीशन है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में किस बेस पे बनाया था, ये किस आर्टिकल से जुड़ा है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो जो वित्त आयोग है ये फाइनेंस कमीशन, या आर्टिकल 280 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। अभी जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? अभी चेयरमैन शायद NK सिंह है, NK सिंह। और जो एक फाइनेंस कमीशन है इसका टाइम पीरियड है 2020 से और 25 तक। जो पहला फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन, उसके हेड कौन थे वो भी पूछा जा सकता है कई बार मैचिंग वगैरह में। वो KC नियोगी थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। और
15वें वित्त आयोग के कौन है? एन.के. सिंह। एक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसको जरूर देख लीजिएगा आप, उसमें से भी कई बार पूछ लिया जाता है, पर उसको नॉर्मली उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें जैसे BSE हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये इनसे रिलेटेड है जो करंट अफेयर्स में कवर करवा देते हैं। एक और जो आपके सिलेबस में है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो वो ये आता है कि जैसे इसको रेगुलेट कौन करता है, तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 2000 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका नाम चेंज कर दिया। इंश्योरेंस में जो पहले था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इंश्योरेंस सेक्टर को करता था, उसका नाम चेंज करके वो नेम वही आगे वो ऑफ इंडिया और लगा दिया था। यही चीज़ें आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। एक फॉरेन ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये अच्छे से करवा दिया है, इसके तो क्वेश्चन भी करवा दिए हैं आपको। ये आपका इकोनॉमी का पोर्शन था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, ज़रूर पूछिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लाइक है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। एग्जाम में टाइम कम है, अभी लग जाइए प्रिपरेशन में, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू।